हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आपका जो है एग्ज़ाम की डेट आपका आ चुकी है। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, मॉर्निंग दो शिफ्ट में पेपर होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर की डेट आपके नज़दीक है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना हो सके अपना समय जो है पेपर्स को सॉल्व करने में टाइम निकालिए। और इधर उधर की जो है न्यूज़ जो है फॉल्स न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। पेपर का जो है पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला है। ठीक है, पेपर का पैटर्न वही है, लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ जो मुझे अंदेशा हो रहा है कि भाई देखिए, पेपर जो है पैटर्न बिल्कुल नहीं बताया। कई समय से जो है पेपर का जो पैटर्न, जो क्वेश्चंस का जो है लेवल हो रहा है वो थोड़ा सा हाई हो रहा है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में सभी को पता होता है कि पेपर का जो है लेवल थोड़ा सा हाई कर देते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पढ़ने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए उसका लेवल जो है थोड़ा सा लेवल नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा हाई कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार हो सकता है कि पेपर का लेवल हाई हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएंगे तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। जब जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका पेपर लगाने में ध्यान होगा, क्वेश्चंस को पढ़ने में ध्यान होगा, है ना, रीड करने में ध्यान होगा। तो जब आप क्वेश्चंस जो है अगले जब पेपर के समय जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो तुरंत आपको आंसर्स जो है तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर्स क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी बता रहा हूँ, पेपर जो है आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। ये समझ लीजिए, आपको पास कराने में 60% रोल पेपर्स का ही होता है। अगर आपने पेपर नहीं लगाया है तो आपके 60% जो है, मतलब 40% आपके पास होने के चांसेस है। थ्योरी पढ़ के आपको मतलब इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा पेपर लगा करके होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स से हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, 50 लाइक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी जो है उपयोगी है। देखिए, क्वेश्चंस जो है, कई क्वेश्चंस जो है इसमें रिपीटेड हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब रिपीट का मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और कई क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बिल्कुल नए हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए जो अभी तक आए नहीं हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर को बहुत ध्यान से लगाइए। कौशलों के साथ इस तरीके से क्वेश्चंस को जब भी लगाइएगा आप पेपर में, इस तरह कौशलों के स्थानांतरण इस तरीके की लाइन ज़रूर मार्क करिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना आपका ध्यान रहेगा कि क्वेश्चंस में क्या पॉइंट आपको नोटिस करनी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी उपयोगी है। ठीक है, तो रेखीय अभिक्रम अधिक्रम या शास्त्रीय अभिक्रम। यश कौशल जो है अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, तैयारी और सृजन। सृजन जिसे कहते हैं, सर्जन लिखा है लेकिन सृजन है ऐसा। ठीक है, तो देखिए, कौशलों का स्थानांतरण जो होता है वो एक गति है, ना कि उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, कौशल जो होता है एक तरीके से गुण जो होता है, गुणों का स्थानांतरण, या जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया उसका स्थानांतरण, है ना, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, है ना, किसी भी रूप में, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, है ना, उसका स्थानांतरण हम जो है एक नॉर्मली गति से चलता है। ये अक्सर जो है सरल से कठिन की ओर चलने वाली एक चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कोई भी चीज़ जो है आपने बिना सीखे चीज़ें को स्थानांतरण कर देंगे या फिर आसानी से एकदम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल प्रक्रिया से चलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना एक शिक्षण का सूत्र नहीं है, दृश्य से अदृश्यता की ओर, या सरल से कठिन की ओर, या निगमन से आगमन की ओर। तो देखिए, इसका सही जवाब है डी नंबर। ये गलत है, मतलब निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, और बाकी सभी सही जवाब है। पूर्ण शिक्षण का जो सूत्र है कुछ और भी है, जैसे पूर्ण से अपूर्ण की ओर जाना, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। ठीक है, तो ये कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण चक्र का जो है प्रथम पद होता है, कौन सा होता है, शिक्षण या प्रतिपुष्टि या योजना बनाना या प्रस्तावना। तो देखिए, जो पहला पद होता है वो है योजना बनाना, इसका प्रथम पद होता है। पहले हम पाठ योजना बनाते हैं, उसके बाद जो है हम शिक्षण करते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है शिक्षण होता है, और फिर उसके बाद हम जो है प्रतिपुष्टि करते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, अबोध स्तर की बात कर रहा है। तो ठीक है, अनुप्रयोग, तुलना और पृथक्करण और अन्वेषण। तो देखिए, अबोध स्तर के में शामिल है कौन सा है, बाकी सब शामिल नहीं है, अन्वेषण को छोड़ करके ये सभी शामिल है ना। अबोध का मतलब होता है
एक स्मृति स्तर होता है ना, चिंतन का स्तर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अबोध का स्तर का मतलब है स्मृति स्तर, चिंतन का स्तर, ठीक है, अबोध का स्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों और शब्दों के मध्य जो है साहचर्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको नई भाषा सीखनी है तो अक्षर और शब्दों के बीच में जो है तालमेल बिठाना आना चाहिए, साहचर्य इन दोनों के बीच का पता होना चाहिए कि कैसे भाषा सीखने की एक प्रक्रिया होती है। और आपको पता है भाषा एक क्रमिक तरीके से चलती है, क्रमिक प्रक्रिया होती है। आपको अगर क्रम टूट जाएगा तो भाषा समझने में आसानी नहीं होगी। अगर चीज़ें आपको पता नहीं है, जैसे अगर आपको देखिए अक्षरों शब्दों का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए साउथ आप इंडिया में जो है यूपी में रहते हैं और साउथ की भाषा आपको पता नहीं, तो आपको चीज़ों का अक्षरों और शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके भाषा सीखने की एक प्रक्रिया होती है, वो क्रमिक रूप से चलती है ना। और भाषा जो सीखने से पहले जो है भाषा का ज्ञान, शब्द और अक्षरों का प्रयोग किया आना आपको प्रयोग किया करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के जो है छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट। बहुत सिंपल है, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए समावेशी कक्षा में जो है सामान्य और विशिष्ट प्रकार के छात्र, दोनों प्रकार के छात्र जो है शामिल होते हैं। विशिष्ट छात्र से मतलब है यहाँ पे जो जिनका मानसिक और शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर होते हैं, है ना, दृष्टिबाधित जो बच्चे, जिनको देखने में समस्या होती है, सुनने में समस्या होती है, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, जिनका चिंतन जो है, चिंता का स्तर जो होता है कम होता है, जो थोड़ा सोचने और समझने में जो है थोड़ा सा स्लो होते हैं, ठीक है, इनको समावेशी कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सभी के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। नॉर्मल जो है इन लोगों के पाठ्यक्रम वही होना चाहिए जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई विशिष्ट स्कूल की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट सुविधाओं के साथ आप इनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल स्कूल में। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग एडमिशन किसी और अन्य स्कूल में कराया जाए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अधोलिखित में जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा जो है पद परिभाषित करता है? देखिए, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पठन दोष, गणना दोष, निरस्तता संबंधी दोष और उपयुक्तता में से कोई नहीं। तो गणित संबंधी जो है दो अक्षमता को प्रदर्शित करता है, उसको कहते हैं गणना दोष, ठीक है, उसको गणना दोष कहते हैं। डिसकैलकुलेरिया इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी अक्षमता को जो है डिसकैलकुलेरिया से डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाववाद, या क्षमता निर्माण का अभाव, या संवेदनशीलता। तो देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है संवेदनशीलता का होना, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति में संवेदनशील की भावना नहीं होगी, है ना, तो वो समावेशीकरण की जो है सफलता हमें हासिल नहीं होगी, ठीक है। सीखने के वक्र जो है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को जो है ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये जो है किसने कहा था? तो देखिए रॉस, स्किनर, एबिंगहॉस और विग्गी ने कहा था। ये किसने कहा था? तो देखिए ये कथन जो है ये एबिंगहॉस का है, ध्यान रखिएगा। एबिंगहॉस का सीखने के वक्र में जो है मात्रा, गति और प्रगति की सीमा में जो है ग्राफ का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक जो है स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है साहचर्यात्मक जो है स्थानांतरण का नियम इसमें शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से एक अभ्यास का नियम था और एक प्रभाव का नियम था, एक तत्परता का नियम था, ठीक है। किसी कार्य को करते हुए हमें तत्परता दिखानी पड़ती है ना, ताकि हम उसको जो है उत्साह दिखाना पड़ता है, ताकि हम उस कार्य को जो है जल्दी से सीख सके, इंटरेस्ट के साथ सीख सके। हम किसी भी कार्य को जो है निरंतर अभ्यास से सीख सकते हैं, ठीक है, किसी के प्रभाव में आके सीखते हैं। लेकिन साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है वो द्वितीयक नियमों में आता है, ध्यान रखिएगा। ये बाकी है और ये द्वितीयक नियमों में आएगा। द्वितीयक नियमों में जो है सादृश्यता का नियम भी शामिल है, मनोवृत्ति का नियम भी शामिल है, ठीक है। तो कुछ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा जो मैं कुछ अलग से भी बोलता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हो सकता है साहचर्यता का स्थानांतरण का नियम दे के बाद जो है सादृश्यता का नियम दे दे, और हो सकता है आपको क्वेश्चंस पूछ ले जो है द्वितीयक नियमों में शामिल नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? देखिए
व्यवहार, चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा, ये किस पर मिलता है? तो देखिए ये अनुकूलित जो है अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के व्यवहार पर, बच्चों के व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ये पावलाव ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ये पावलाव का सिद्धांत है और ये इन्होंने जो है कुत्ते पर टेस्ट किया था, ध्यान रखिएगा, कुत्ते पर टेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन और प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। देखिए इसका क्या है, तो देखिए इसको जो है नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था और इसे नैमित्तिक जो है अनुबंधन कहते हैं। कई लोग जो है इसको जो है साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, साधनात्मक जो है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है स्किनर ने दिया था ये तो सबको याद होगा, लेकिन कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। नैमित्तिक अनुबंधन और साधनात्मक अनुबंधन दोनों कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पाक मतलब पूर्व, ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से जो है 2 साल, 4 से 8 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। देखिए क्या है इसका सही जवाब, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो 2 से 7 वर्ष की अवधि है, ध्यान रखिएगा, 2 से 7 वर्ष की अवधि है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 4 अवस्थाओं में से जो है एक अवस्था है, ठीक, पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सी बात की जो है बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, विज्ञान की जो है काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या भविष्य की योजना की सूझबूझ या काल्पनिक भयों का अंत। तो देखिए इसका सही जवाब है भविष्य की योजनाओं का जो है सूझबूझ जो है बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बच्चों जैसा है बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़्यादा अक्सर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनका प्रैक्टिस करते रहें। छोटे से वीडियो मैंने बना दिया है तो आपको आसानी होगी कि चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। कई अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चंस में आप 22, 23, 24 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से आपकी जो है सीडीपी जो है तैयार हो रही है ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां हैं तो वो भी आपको अभी 1 से 1.5 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15वां, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? देखिए तो वो एल्गोरिदम और मानसिक जो है वृत्ति और स्वतः शोध और प्रकार्यात्मक जो है स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण और साधनात्मक साध्य विश्लेषण जो है वो स्वतः शोध पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, वो स्वतः शोध पर आधारित है, ना कि मनोवृत्ति पर आधारित है। ठीक है, मानसिक वृत्तियों पर आधारित है। सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर और सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, और थॉर्नडाइक का जो है तत्परता का नियम। तो देखिए सीखने का जो है तत्परता का नियम जो है सीखने का, ये सीखने के सातत्य में जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ध्यान रखिएगा, सीखने का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, हम किसी कार्य को करते हुए जो है जितना हम तत्परता दिखाएंगे उतनी जल्दी हम कार्य को सीखेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना, रुचि दिखाएंगे, वो सब चीज़ों से संबंधित है। ठीक है, हम किसी कार्य को जो है डेली अभ्यास के माध्यम से करते हैं तो हम जो है जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं, लॉन्ग टर्म सीखते हैं, भूलते नहीं है उस चीज़ को जल्दी। किसी के प्रभाव में आकर के, मान लीजिए हमें कोई चीज़ आती है या हमने किसी के प्रभाव में आकर के सीखी है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर सीखी, या किसी किताब में आकर सीखी, या किसी बड़े बुजुर्गों की बातों को सुन करके आपने प्रभावित होकर के सीखा है, तो वो प्रभाव का नियम कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था सीखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, यह परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी जो है विद्यार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। देखिए विद्यालय आधारित आकलन जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की मदद करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जो है घर पे जब आपका प्राइमरी जो है आपका
पोषण होता है। तो ठीक है, तो आप जो है शुरुआती तौर पे भाषा सीखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रियाएं सीखते हैं कि समाज में कैसे उठते बैठते हैं, किससे कैसे संपर्क करते हैं, किससे किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन बाकी जो है विद्यालय जो है वो आपके संपूर्ण विकास करता है। आप स्कूल में अपना शारीरिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, यहाँ तक कि आप उठना बैठना आचरण भी सीखते हैं, भाषा का विकास भी करते हैं बेहतर। देखिए प्राइमरी में तो भाषा आपको घर वाले सिखाते हैं कि आपकी मातृभाषा क्या है, आप थोड़ा बड़ा सीखते हैं, लेकिन बाकी जो है आपका जो पीक डेवलपमेंट होता है वो एक स्कूल में ही होता है। ठीक है, तो आप स्कूल में रह करके ही रचनात्मक कार्यों में करते हैं, स्कूल आपके रचनात्मक कार्यों में मदद करता है, आपकी क्षमता का विकास करता है विद्यालय। ठीक है, आपके आकलन के द्वारा बच्चों उस जो भी वो आकलन करता है उसके द्वारा जो है बच्चों में क्या कमियां हैं उसको ढूंढने की प्रयास करता है, उन कमियों में जो है सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में जो है कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, देखिए मतलब विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट बालक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो पहिया कुर्सी वाले, मतलब एक पहिया वाले कुर्सी वाले जो है बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथ जो है बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त जो है बच्चे कक्षा में ही गतिविधि कर सकते हैं। ये मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप जो है अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, और पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका सही जवाब है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो है कक्षा में ही कोई गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, बाकी जो है ठीक नहीं है। गतिविधि करना ज़रूरी है, वो चाहे स्कूल में का क्लास में हो या कहीं पे भी हो, है ना। गतिविधियों से नहीं रोकना चाहिए बच्चे को, बाकी सभी चीज़ें ठीक है की जा सकती हैं। एक समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को जो है सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से समक्ष वन के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि जो है लक्ष्य निर्धारित करता है। यह विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। यह शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को जो है निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को जो है सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के बालकों के लिए प्रतिबद्ध होता है एक समावेशी विद्यालय, जिसमें सामान्य बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या शारीरिक रूप से चलने फिरने दौड़ने में जो है क्षमता नहीं होती, या सामान्य रूप से होते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, है ना। मानसिक कमियां हो सकती हैं, शारीरिक कमी हो सकती, इनको जो है ठीक है। डैश के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरिब्रम डिस्फंक्शन, व्यवहारगत जो है विघ्न, संवेगात्मक विघ्न और सांस्कृतिक कारक। देखिए सही जवाब क्या है। तो देखिए सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण जो है अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, सांस्कृतिक कारण को छोड़ के बाकी सभी जो है ना, आपको अधिगम क्षमता में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेरिब्रम डिस्फंक्शन मतलब दिमाग में जो है एक जो है फंक्शन होता है सेरिब्रम, जो सोचने विचारने की क्षमता प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर उसमें कोई समस्या है तो मान लीजिए बच्चा बोलने में दिक्कत करेगा या लिखने में दिक्कत, गणना संबंधी उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, व्यवहारगत में जब उसके नेचर में ही किसी तरीके का कोई जो है समस्या है तो मान लीजिए वो उससे जो है उसको लर्निंग जो है क्षमता उसकी जो है घटेगी उस चीज़ों को। ठीक है, संवेगात्मक जो है बौद्धिक रूप से कोई मतलब दिक्कत है, या बच्चा पढ़ने में स्लो है या बच्चों को समझने में स्लो है ना। तो संवेगात्मक मतलब है कि मतलब बौद्धिक विकास से संबंधित, उसके भाषाई विकास से संबंधित है। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अधिगम जो है क्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों को जो है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। यह शिक्षक के बिना जो है अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे बन सकते हैं या अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं ऐसे सहयोग की उनको आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं इनकी IQ जो है ज़्यादा होता है, 140 होते हैं, वो जो है उच्च जो है क्षमता वाले बच्चे होते हैं। इनके क्षमता का विकास करने के लिए जो है हमें कुछ नया करना पड़ता है, सामान्य स्कूल की अपेक्षा थोड़ा सा नया उनके लिए कुछ ज़रूरत होती है, ताकि जो है उनका बच्चों का जो है बौद्धिक विकास जो है संभव हो सके।
जो है पूरी तरीके से उनका विकास जो है किया जा सके, चाहे वो खेल में हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, तो उनको चुनौती भरी चीज़ें कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो है डेली उनको चुनौती पेश करनी चाहिए, चाहे वो प्रतियोगिता के माध्यम से हो चाहे वो खेल के माध्यम से हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनके लिए एक विशिष्ट जो है विद्यालय की ज़रूरत होती है सामान्य विद्यालय की अपेक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में जो है सीखने और सुनने के लिए जो है अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। एक लंबे समय के लिए जो है निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य करना, या शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। देखिए सही जवाब क्या है। तो देखिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो है शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो है गलत मत करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। गौर से क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देने की प्रयास कीजिएगा। अगर आंसर ना समझ में आए तो पहले उन ऑप्शंस को कट कर दीजिएगा, ठीक है, जो बिल्कुल ऑप्शंस में आंसर नहीं हो सकते। निरंतर गृह कार्य देते हुए ये जैसे करेक्ट हो गया। सीखने के द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य करना, व्यक्तिगत सीखने वाले जो है द्वारा सिखाने वाले के द्वारा या सीखने वाले के द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप कट करते जाएंगे तो आपको एक फाइनल आंसर समझ में आ जाएगा कि दो में से कौन सा एक आंसर चुनना है हमको, ठीक है। तो चांसेस आपके जो है गलत होने के कम हो जाएंगे और सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गतिक कौशलों में जो है अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्फेजिया। तो देखिए गतिक कौशल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गतिक कौशलों में निर्योग्यता जो होती है वो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। इसमें जो है शारीरिक गतिविधि संबंधी जो है बच्चों में विकार होता है, ठीक है। और वहीं पे जो है डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार है, ध्यान रखिएगा, पठन विकार है। और वहीं डिसकैल्कुलिया जो होती है वो गणना संबंधी विकार है, मैथ की कैलकुलेशन करने में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। वहीं डिस्फेजिया जो होती है ये भाषा विकार है, ध्यान रखिएगा, ये भाषा का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा सभी पॉइंट्स को। अधिगम जो है निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे और समुचित निवेश के साथ जो है सुधार योग्य नहीं होती है। देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए ये एक चर अवस्था है, ध्यान रखिएगा, अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। यह किसी व्यक्ति के जो है विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करती है, ध्यान रखिएगा, ये कमी को इंगित करती है ना, जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या हो सकती है, दौड़ने में समस्या हो सकती है, लिखने में समस्या हो सकती है, भाषाई रूप में समस्या हो सकती है, गणना संबंधी समस्या, कुछ भी समस्याएं हो सकती है। तो ये एक चर समस्या है, चर अवस्था है, स्थिर अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्थिर नहीं है, चर अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? गंभीर टिप्पणी, देखिए पॉइंट देखिए, गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या टीचर को इस तरीके की बातें कहनी चाहिए स्टूडेंट से? अगर उसने मतलब कोई बच्चे ने गलती कर दी है तो गंभीर टिप्पणी का मतलब उसको बहुत डांटना चाहिए कि आज के बाद अगर किया तो तुम्हारे तो टांगें तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, या मैं पैर तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूंगा, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी भी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में, मतलब वो अगर आपने, ऐसा तो नहीं होता कि हम जब कोई गलतियां करते हैं और हम हमारे मम्मी पापा को नहीं पता चलती तो हम उसको उपलब्धि मानते, देखा मम्मी को पता भी नहीं चला, पापा को पता भी नहीं चला, तो इस तरीके से इसे सफलता के रूप में देखना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब जब बच्चा जो है जब बोल रहा हो, बोलने का प्रयास कर रहा हो, बातें कह रहा हो, अपने जो है आपने कोई क्वेश्चंस पूछा उसका जवाब दे रहा हो और आपको पता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको टोकिए मत, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने का पूरा मौका दीजिए, मतलब उसके पूरे विचारों को जो है सुन लीजिए कि वो विचारों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उस बच्चे को जो है ठीक करने का प्रयास कीजिए कि देखिए बेटा यहाँ यहाँ कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है, तो वो चीज़ें की जा सकती है, लेकिन तुरंत नहीं, ठीक, तुरंत मतलब आपको टोकना नहीं चाहिए, उसको विचारों को संप्रेषण करने का पूरा मौका देना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। जो वो बातें कह रहा है व्याख्या विधि का मतलब व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए बस, है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आंसर आपको मिल गया है, सी नंबर है। रवि अति लोलुप जो है पाठक है और वो अपने को, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चंस को जो है बड़ा कितना बना दिया गया ताकि आप पढ़ करके जो है समय वेस्ट करें। और ध्यान रखिएगा सीटेट के एग्ज़ाम में इस बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार जो है
इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इनफैक्ट इससे भी बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ते ही रह जाएं और उसमें समय, जो पेपर आपको सीटेट का पेपर 10 मिनट में 5-8 मिनट में सॉल्व कर लेना है, वो पेपर आप 20-20 मिनट में सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस बार आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखिए कितना सिंपल आंसर है इसका। रवि एक अतलोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त जो है पुस्तकालय, मतलब एक लाइब्रेरी भी जाता है और भिन्न अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। ठीक है, अरे मतलब रवि जो है भोजन अवकाश के समय जो है अपने कई जो है प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगता है। उसे जो है परीक्षाओं के पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा जो है कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना जिज्ञासु है। और वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है, पढ़ाई का आनंद लेता है। उसे आप किस रूप में जो है मतलब बेहतर रूप से जो है वर्णित करेंगे? देखिए, तथ्य आधारित शिक्षा लड़का है, ये शिक्षक जो है अभिप्रेरित है, यह आकलन आधारित है और यह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो है शिक्षार्थी है। देखिए इसका सही जवाब है। तो देखिए जो बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, अपने परियोजनाओं में कई जो है प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, उसको कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि क्या करना है। ठीक है, पढ़ने में तो वो है ही है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी ज़्यादा है। ठीक है, सीखने का वो क्लासरूम में पढ़ाई का आनंद भी लेता है। तो बच्चा जो है जिज्ञासु प्रकार का है। देखिए जिज्ञासु प्रकार का है बच्चा, और जिज्ञासु बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक रूप से खुद ही अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, उनको प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती कि तुम उनको 4 कहानियाँ सुनाओ कि जाओ पढ़ो, पढ़ना चाहिए उनका बेटा देखिए कितना अच्छे मार्क्स लाया है, तुम कैसे ला रहे हो, इस तरीके की उसको ज़रूरत नहीं हो। तो अपने में ही खोया हुआ बच्चा होता है। ठीक है, जिज्ञासु होता है, पढ़ने में IQ उसका अच्छा होता है, पढ़ने में 120+ IQ उसका सामान्यता होता ही होता है। ठीक है, तो आंसर समझ गए होंगे। ये ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना सिंपल था, कुछ नहीं था, लेकिन क्यों बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको नॉर्मल भी तो लिख सकते थे कि जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर क्या होता है ना, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं किया। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि पूर्व जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे जो है संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी जो है ऐसा ही उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, मतलब एक तरीके से तो अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबद्ध होने के लिए, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए, अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए। तो अपनी उपेक्षा को जो है कम करने के लिए जो है वो ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। बच्चे के विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्यान रखिएगा, समवयस्कों और पिक का सापेक्ष जो है योगदान योगात्मक नहीं होता है। क्वेश्चंस को गौर से समझिए, कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, और सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए जो है आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में जो है 50-50% का जो है 50-50 का योगदान देते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति का विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंतःक्रिया से बनता है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? वो माता पिता से जो है उस जो मिले हुए गुण होते हैं। ठीक है, और वातावरण क्या होता है? जो माता पिता उसको जो है बाहर, है ना, एक समाज में रह करके जो गुण प्रदान करेंगे उसको वातावरण प्रदान करेंगे, वो होता है एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक है, तो वो वातावरण जो है किसी भी रूप में हो सकता है। आर्थिक रूप से भी वातावरण प्रदान करेंगे, भाई पैसे वाला होगा तो उसको सही माहौल दे पाएगा, गरीब होगा तो सही माहौल नहीं दे पाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से खान पान अच्छा रखेगा तो बच्चे का जो है शारीरिक ग्रोथ बेहतर होगी, सोचने समझने में जो है चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो बच्चा खुद में अपने आप जो है लगन होगा, उसके अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। देखिए, तो देखिए आनुवंशिकता वातावरण दोनों के विकास में जो है दोनों सहायता है। यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। ठीक है, आनुवंशिकता वातावरण के विकास की भूमिका में से कौन सा सत्य है? तो देखिए इसमें जो है आनुवंशिकता वातावरण के परिचालित नहीं होते हैं, ये होते हैं, जबकि ये गलत है। सहज रुझान और वातावरण से संबंधित और वास्तविक विकास के लिए जो आनुवंशिकता की ज़रूरत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण जो है 50-50% रोल अदा नहीं करते बिल्कुल भी। व्यक्ति के विकास में दोनों का जो है ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए हो सकता है कि बच्चा का जो है, देखिए हो सकता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो है आनुवंशिकता उसकी अच्छी हो,
मतलब माता पिता से गुण अच्छे मिले हो लेकिन उसका वातावरण बिल्कुल डाउन हो, खराब हो, वो ऐसी जगह रहता हो जहाँ पे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा चोर चमारी जैसे हरकतें होती हो, तो बच्चा चाहे जितना कोशिश कर ले वो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, डाउन ही होगा। ठीक है, अगर वातावरण आनुवंशिकता खराब है और वातावरण भी आप देने, मान लीजिए बच्चे में कोई माता पिता से मिले हुए कोई गुण में से वो दोष है, मान लीजिए वो गणनाएं को नहीं समझता या कोई मानसिक विकार है, तो बच्चा आप चाहे जितना वातावरण देने का प्रयास कर लेंगे तो भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका ए नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए नंबर है। ठीक है, गौर से समझिएगा बाकी सभी ये। ठीक है, चलिए समाजीकरण क्या है? शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलता या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो एक इसका सही जवाब है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, वही समाजीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाने वाला कुछ बात नहीं है इसमें इसलिए मैंने नहीं समझाया बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के हाथ में जो है दाल और चावल खाना सीख लिया है हाथ से। जब उसे जो है दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में जो है दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता चितता और अंगीकार। इस तरीके के क्वेश्चंस का जवाब प्लीज़ गलत बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका सही जवाब है अनुकूलित कर लिया है। ध्यान रखिएगा, समायोजित नहीं कर लिएगा, इसको इन्होंने अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, पियाजे के दो पदों के सिद्धांत है जिसमें से पियाजे का ये सिद्धांत है जिसमें जो है ध्यान रखिएगा पियाजे ने दो चीज़ें कही थी, एक संगठन, ठीक है, और एक अनुकूलन, ये उसी से संबंधित है। ठीक है, आज का 30 क्वेश्चन जो है समाप्त हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। धन्यवाद।